अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका? वाल वालेकुम अस्सलाम मैम, ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक। चलिए शुरू करते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? मिस आप भी हमें क्लास दे दें। जी, केमिस्ट्री वाली मिस भी हमें क्लास दे रही है ना। क्या क्लास? मतलब कि वो कह रही है कि आप लोग क्लास ले लेना टाइमिंग में, जो हमारी टाइमिंग है, अच्छा, ठीक है। मगर प्रेजेंट नहीं लगाऊंगी, चलिए तो ठीक है, आप भी दे दें। अगर आप लोग ले सकते हैं तो ले लें, मैं ले दूंगी, कोई मसला नहीं। ठीक है। उन वो बस फ्राइडे और संडे को नहीं दे रही क्लास, क्योंकि वो टाइम शॉर्ट होता है और संडे को ऑफ होता है। ठीक है, तो वैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे को दे रही है। ठीक है। आप लोगों के फिर चले मिस इन्हीं दिनों में आप लोगों की भी हो जाया करेगी क्लास। इसी ठीक है टाइमिंग में। जी। ठीक, थैंक यू मिस। ओके। अच्छा, आज थैंक यू हमारा मैम। टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब जैसे हमारे पास एक पाथ है, ये देखें हमारे पास पाथ गिवन है, हमने किसी भी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमने कोई बॉल है उसको हम किक कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। अब वो हर जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जैसे आफ्टर 1 सेकेंड उसके ऊपर हम कोई और फोर्स लगा रहे हैं, कोई और डिस्टेंस पर वो होगी, तो कोई ना कोई हमारे पास वर्क डन चेंज होता रहेगा। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे कोई और वर्क डन है, सेकंड पॉइंट पे हमारे पास कोई और वर्क डन है, थर्ड पे हमारे पास कोई और वर्क डन है। इसी तरह जैसे जैसे हमारे पास पाथ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास फोर्स चेंज हो रही है, इसी तरह हमारे पास वर्क डन भी चेंज हो रहा है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि जैसे अब हमारे पास ए से बी तक का कोई भी पाथ है, ठीक है, और हमने इनके बीच में वर्क डन निकालना है कि टोटल वर्क डन इसके बीच में हमारे पास कितना हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट के पास हमारे पास सिंपली क्या होगा, F1 होगी फोर्स, सेकंड पॉइंट के पास F2 होगी, F3 होगी, F4 होगी, इसी तरह हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स होगी वो चेंज हो रही होगी। इसी तरह से हमारे पास डिस्टेंस भी हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा होगा, पहले हमारे पास डिस्टेंस D1 होगा, फिर D2 होगा, एंड सो ऑन टू DN होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता एन हमारे पास क्यों लिख रहे हैं, हम एन इसलिए लिख रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कितना लंबा पाथ है और कहाँ तक इसकी फोर्स चेंज हो रही है, इसकी वैल्यूज कहाँ तक जा रही है। अगर फर्ज करें हमारे पास छोटा सा पाथ है और ये फर्ज यहाँ पे आके हमारे पास पाथ खत्म हो जाता है, तो फिर तो हम कहते हैं कि F1 F2 और F3 तीन फोर्सेस हमारे पास लग रही है, तीन हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज है, तो इन तीनों के ऊपर हमारे पास तीन वर्क डन आ जाएंगे। फिर उसके बाद लेकिन अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इनफिनिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी एन ले लेंगे, क्योंकि वो एन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एन शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है, और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इसलिए हम एन लिख लेंगे। और सेम एज फॉर फोर्स, उसके लिए भी हम एफ एन यूज कर लेंगे। अच्छा, अब हर इंटरवल पर वर्क डन जो होगा वो सेम वो डिफरेंट होगा, तो क्या वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डेल डब्ल्यू हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, डेल डब्ल्यू हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम उसका एक मीन ले रहे हैं, उनका इंटरवल्स का एक तरह से एक मीन ले रहे हैं। ठीक है, डेल हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है। डेल डब्ल्यू वन इज हमारा फोर्स, हमने वर्क डन पहले की निकालने, पहले पॉइंट पे अगर हमने निकालनी है तो फोर्स 1 आ गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी कल डिराइव किया था, और हमें पता है कि जब हम डॉट हटाते हैं तो कॉस आ जाता है, कॉस थीटा 1। अब थीटा 1 मतलब हमारे पास कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर जब यहाँ तक जा रही है,
एक पाथ है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होगा, और फर्स्ट वाला एंगल हमने अब हम फर्स्ट वर्क डन ले रहे हैं तो इसलिए हम फर्स्ट एंगल लेंगे। फर्स्ट एंगल मतलब θ1, तो W1 इज इक्वल टू F cos 1 F cos θ1 एंड del D1। ठीक है, फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट एंगल एंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। सेम एज फॉर सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल में हम दूसरा वर्क डन ले लेंगे। दूसरा वर्क डन के लिए सेकेंड फोर्स, सेकेंड डिस्टेंस एंड सेकेंड एंगल। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारे पास एफ की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, हमारे पास डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास एंगल चेंज होता जाएगा। जिस तरह आप कोई बॉल लेते हैं, बॉल को हमने पेज नंबर वही उसके नेक्स्ट वाला पेज नंबर ही था, एक मिनट में बताती हूँ। पेज नंबर 78 है, पेज नंबर 78 है। ठीक है, अच्छा क्या बता रही थी, अच्छा हाँ, जैसे हम किसी भी कोई बॉल लेते हैं, हम उसको किक कर रहे हैं, कोई हमने फुटबॉल ले ली, ठीक है, हम उसको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक उसको किक कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, अब जरूरी तो नहीं हर दफा हम उसके ऊपर एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जैसे वो डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे उसके ऊपर फोर्स चेंज होगी, कि कभी हम उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कभी हम उसके ऊपर कम फोर्स लगा रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो चेंज हो रहा है, तो लास्ट पॉइंट तक पे हम कोई और फोर्स लगा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास कोई और फोर्स लगा रहे होंगे, इसलिए हमें नहीं पता कि हम, तो हर पॉइंट पे इसके जो होगा वो चेंज हो रहा होता है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि वर्क डन टोटल कितना निकला है, कि उस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वहां तक कितना पाथ, कितना वर्क डन निकला है। ठीक है, क्या याद कराऊं? तो हम करेंगे क्या, हम इसका मैम ये रिपीट कर दे, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ये देखिए हमारे पास पहले पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालना है। हम सपोज कर ले यहाँ पे हमारे पास बॉल है, कोई भी बॉल है, हमने उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक किक करते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हमने फाइंड करना है कि मीन वर्क डन कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वर्क कितना वर्क डन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट में देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में कितना वर्क डन हो रहा है, सेकंड पार्ट में कितना वर्क डन हो रहा है, थर्ड पार्ट में कितना वर्क डन हो रहा है, और एंड तक कितना वर्क डन। हर पार्ट को हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हर पार्ट के ऊपर जो वर्क डन है वो हम निकाल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे जो वर्क डन होगा वो देखें वो ये होगा, उसके बाद फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट डिस्टेंस और फर्स्ट एंगल। इसी तरह सेकंड वर्क डन के लिए सेकंड फोर्स, सेकंड डिस्टेंस एंड सेकंड एंगल। ये हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वर्क डन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए सिंपली हम उन सारे जो वर्क डन होंगे हर पॉइंट के ऊपर, हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, हर छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम प्लस करेंगे, अब देखें कोई भी आपके पास लंबी सारी लाइन है, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप प्लस करोगे तो सीधी सी बात है आप लोगों के पास एक वो लंबी लाइन आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर वर्क डन को हमने दोनों पार्ट्स के बीच में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पॉइंट के ऊपर जितना वर्क डन हो रहा है उन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब ये देखिए, फर्स्ट वर्क डन, सेकंड वर्क डन और सो ऑन टू द इन्फिनिट, जहां पे वो पॉइंट लास्ट पॉइंट है वहां पर जितना वर्क डन हो रहा है उसका, मैंने सारे वर्क डन को प्लस कर लिया तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। अच्छा, फर्स्ट वाले की वैल्यू हमारे पास जैसे ये थी F1 cos θ1 del D1, फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई। सेकंड वाले के लिए F2 cos θ2 del D2, सेकंड वाले की वैल्यू आ गई। इसी तरह सो ऑन एन पॉइंट पे जो हमारे पास हो रहा होगा Fn cos θn dn, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एट डब्ल्यू टोटल मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये सिग्मा जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये आई इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट वैल्यू से लेकर एन वैल्यू तक जा रही है। इस सिग्मा का मतलब ये होता है कि आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर एन तक जा रही है। ठीक है, इस सिग्मा का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास आई की वैल्यू है, आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर n तक जा रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंपली एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई। और हमें पता है कि जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर nth वैल्यू तक जा रही है। यहाँ पे थीटा के साथ भी आई से लेकर nth तक जा रही है, ये डी आई है, आई से लेकर nth वैल्यू तक जा रही है। nth हमारे पास क्या है, जो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। ग्राफिकली अगर हमने किसी का भी, अगर हमने ग्राफिकली देखना हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना वर्क डन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ कैसे बनाया, एक साइड पे हमने डिस्टेंस ले लिया, एक साइड पे हमने एफ कॉस थीटा ले लिया, फोर्स ले ली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास फोर्स भी चेंज हो रही है। कभी फोर्स नीचे जा रही है उसका ग्राफ, कभी फोर्स का ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो अब उसको भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हमने ग्राफिकली किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो, किसी वर्क डन निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच में ग्राफिकली, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आइथ शेडेड रेक्टेंगल। अब ये देखें, इन्होंने शेड जिस चीज को किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि इस चीज का आप निकालें। ठीक है, इस चीज का आप वर्क डन निकालें। इस चीज का वर्क डन निकालने के लिए आप देखें, हमें नहीं पता कि यहाँ पे फोर्स कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई लिख देंगे उसके साथ, कि हमें नहीं पता कि इसकी तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, हमें नहीं पता कि इसके ऊपर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हमारे पास इसके ऊपर फोर्स कितनी है, और बाकी सारी चीज़ें कितनी हैं। ठीक है, वर्क डन कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आई यूज कर लेंगे कि आइथ पॉइंट पर, आई कोई पॉइंट है, हमने उसके ऊपर जो है वर्क डन वो निकालना है। तो सिंपली हम एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई लिख देंगे, तो हमारे पास उसके ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमने अभी भी देखा 1 से लेके एन तक चेंज हो रही है। इस सिग्मा में हमने जो लिखा है 1 से लेकर एन तक चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने लिमिट लगा दी है कि डेल डी अप्रोचेस टू जीरो। डेल डी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये होता है कि डेल डी जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो होती है जीरो को अप्रोच करती जा रही है। ठीक है, इस लिमिट का मतलब ये है, इन दिस लिमिट डेल डी अप्रोचेस जीरो द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बनाया था इसमें जो डेल डी की वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। वहां पे मतलब इतना जो छोटा एरिया है कि वहां पे उसको जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे देखें इन्होंने कहा अब इतना लंबा सारा डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें उसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इन्होंने कहा है कि ये जो इतना छोटा एरिया है इसका मतलब ये है कि इतना छोटा पार्ट है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो नियरली इक्वल टू जीरो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ना हमने कोई लाइन ली, उसको ऐसे करके डिवाइड कर दी, ऐसे करके ड्रॉ की, इसको ना छोटे बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया।
अब हम कह रहे अब वो हमें कह रहे हैं कि इधर से लेके इधर तक का बताएं कि डिस्टेंस कितना है, और हम कह रहे हैं कि हमें तो इधर डिस्टेंस मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ स्केल ले उसको तो मैयर नहीं ना कर सकते आप इसका डिस्टेंस कितना है, तो सिंपली हम कह देंगे कि हम इसका जो एरिया है, इसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो नियरली इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए उन्होंने लिमिट लगा दी है कि डेल डी नियरली अप्रोचेस टू 0। बाकी सेम वही है, आई से लेके एन तक वैल्यू चेंज हो रही है, एफ आई कॉस थीटा आई एंड डेल डी आई, ठीक है। यहाँ देखिए जो कोई बात ना समझ आई हो तो बताएं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट पेज नंबर निकालें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, पेज नंबर है 80। सबसे पहले मैं बताना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन, the space around the earth in which its gravitational force act on a body is called gravitational field। मतलब हमारे पास अर्थ के अंदर जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। the space around the earth in which gravitational force acts is known as gravitational field, ठीक है। अर्थ के अराउंड जहां जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, जहां जहां तक इसकी फोर्स जा रही होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब देखें, आप अगर अर्थ से बाहर चले जाते तब तो आप लोगों को तब तो कोई भी चीज अर्थ अपने की तरफ पुल नहीं ना कर रही होती है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया नहीं है। अगर अर्थ के ऊपर रहें, जैसे आप जंप करते हैं वापस अर्थ की तरफ ही आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इसलिए वो अर्थ की तरफ वापस आ गया, ठीक है। अब कुछ साइन कन्वेंशंस भी होते हैं जब हम वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में करते हैं, वो देख लेते हैं। In conventions, number 1, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारे पास वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ displacement is in the direction of gravitational
फोर्स तो वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, मिस इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी? जी मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को, कल भी मेरे ख्याल से मैंने कर दी थी, कर दूंगी आप लोगों को सेंड। अच्छा, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है अगर आप टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहे हैं तो सीधी सी बात है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, तो वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द अर्थ मूव कर रहे हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी और वर्क डन भी नेगेटिव होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड तो वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर है ग्रेविटेशनल फील्ड के, ठीक है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है ग्रेविटेशनल फील्ड के तो वर्क डन जो होगा वो होगा जीरो। ग्रेविटेशन का क्या मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा में अगर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, सो वर्क डन भी हमारे पास जीरो आएगा। सो इफ displacement is perpendicular to the gravitational field, then work is zero। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी मास कंसीडर कर रहे हैं, एक पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि कोई भी मास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी पाथ, कोई भी बॉडी है उसका कोई भी मास होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। हम अब वो चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकता है। एक मिनट, हमारे पास कोई भी बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है। इस डायग्राम के अंदर देखें, कोई भी बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है। अब वो दो पाथ को चूज कर सकती है, एक पाथ वो के ऊपर से अगर वो चले जाए, मतलब स्ट्रेट जाए एंड देन वो टर्न कर ले, एक पाथ वो हो सकता है, दूसरा पाथ वो यहाँ से भी जा सकती है, और थर्ड पाथ वो जहाँ से वो जा रही है। ठीक है, वो थोड़ा तेरा मेरा सा पाथ है, और वो जो दूसरे पाथ है दोनों जो हमने सपोज किए हैं कि वो वहां से भी जा सकती है, वो दोनों थोड़े स्ट्रेट पास है। ठीक है, पहले हम उसके अंदर तो सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पे हमारे पास अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर वो परपेंडिकुलर चल जाएगी तो वर्क डन वो हमारे पास जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पहले परपेंडिकुलर जा रही है तो वर्क डन जीरो, और जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव। यही पढ़ा है ना अभी हमने, तो हमने इसको दो पास के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम दोनों के अलग अलग पास, दोनों पास में अलग अलग हम क्या करेंगे, वो वर्क डन निकाल लेंगे और उनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बस ये सिंपली इन दिस केस ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, हमारे पास वेट जो है हमारे पास mg है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 पे पहले देखेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है। वर्क डन इन पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है ADB, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास हो गया ADB। वहां पे हमने देखना है कि कितना वर्क डन हो रहा है। तो अब हम उसको वर्क डन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे A से लेके D तक, और दूसरा हम इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए D से लेके B तक। दो हो गए ना। यहाँ से A से लेके D तक हमारे पास कोई और वर्क डन हो रहा होगा, और D से लेके B तक हमारे पास कोई और वर्क डन होगा। दोनों को लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं और दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा रह गया क्लास का, मैं थोड़ी देर तक अटेंडेंस देती हूँ, ठीक है। अच्छा, W, हम उसको, मैं इसको नीचे नहीं लिख सकती तो इसके साथ ही लिख रही हूँ। WADB को हमने डिवाइड कर दिया है W प्लेन जी। was in किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर दे प्लीज अपना माइक, जो भी है। A से लेके D तक जो भी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। अच्छा, A से लेके D तक, और दूसरा हमने पार्ट डिवाइड कर दिया D से लेके B तक। WD to B। ठीक है। अब देखें A से लेके D तक जब हमने वर्क डन निकालना है A to D, A से लेके D तक हमने वर्क डन निकालना है, तो वहां पर देखें F हमारे पास हमने क्या किया है, हमने F इज इक्वल टू mg सपोज किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उसका वेट है, वेट हम ले रहे हैं उस बॉडी का, तो F इज इक्वल टू ma होता है ना। यहाँ पे हम क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे mg लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में देख रहे हैं, इसलिए वहां पे हम ma की बजाय mg लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। अब एफ डी कॉस और थीटा 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 की बजाय मैं यहाँ पे ना जीरो नहीं बल्कि क्या लिखूं, थीटा की बजाय मैं यहाँ पर ऐड लिख रही हूँ, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सिर्फ ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे एफ की बजाय हम लिख रहे हैं एम जी, और डी हमारे पास क्या है, डी मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहा है, ए से लेके डी तक अभी हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी। और कॉस हमारे पास जो है वो है 90 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉस 90 ले रहे हैं, कॉस 90, ठीक है। अब cos 90 या cos 90 इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 0।
ठीक है, ये सारा फैक्टर हमारे पास हो गया 0। W हमारे पास A से लेके D तक हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो है हमारे पास है 0। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है, A से लेके D तक हमने फाइंड कर लिया, W हमने अब D से लेके B तक फाइंड करना है। W D to B अब यहाँ पे भी हमने mg लेंगे और d यहाँ पे हमने d से लेके b तक पुट कर देंगे और cos हमारे पास क्या होगा 180। ठीक है, cos हमारे पास होगा 180 क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, इसलिए हम cos लेंगे 180। तो mg आपने जितना तकलीफ किया नाश्ते ही नहीं किया मैंने। cos 180 cos 180 ले लिया। cos 180 का मतलब होता है -1। cos 180 इज इक्वल टू -1। आप कैलकुलेटर से लिख कर देख लीजिएगा, cos 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे आने से पहले mg d से लेके b तक जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, जो हाइट है ना, अब देखिए d से लेके b तक वो कोई ना कोई हाइट कवर कर रहा है। ये बुक के अंदर आप लोगों के शायद लिखी भी हुई है, उसके अंदर ये देखिए यहाँ पर ये देखें d से लेके b तक ये इतनी हाइट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम db में के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लोग याद करेंगे क्या कर रही है db में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है h, और cos 180 इज इक्वल टू -1 हमारे पास होता है -1। एयरप्लेन वॉज इन्वेंटेड इन 1900। ये प्लीज नोट कर ले अपने आप को। अब हम मिलके बातें करते हैं थोड़ी देर, छोले बैठते हैं फिर ना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है -mgh। ठीक है, -mgh। अब हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास a d b मतलब पाथ 1 के अंदर जितना डिस्टेंस वर्क डन हुआ है वो हमारे पास निकल आएगा। तो अगर हम यहीं पर पुट कर दें इक्वल टू a से लेकर d तक हमारे पास डिस्टेंस वर्क डन हुआ है वो हमारे पास 0 है, और प्लस इसमें कर दें -mgh तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -mgh। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन इन पाथ 1 इज -mgh। टोटल वर्क डन हमारे पास a d b पाथ 1 के अंदर जो कवर हुआ है वो हमारे पास है -mgh। ठीक है, अब पार्ट 2 के अंदर टाइम खत्म हो रहा है, पार्ट 2 के अंदर आप लोग वर्क डन खुद निकालेंगे। अगला कल मुझे आके वो पिक्चर सेंड करें ग्रुप के अंदर जो भी है, और कल आपकी इसी टाइम पे क्लास होगी, छुट्टियों में भी, बस फ्राइडे और संडे को नहीं हुआ करेगी, या फिर कभी अगर मैंने ना लेनी हुई तो बस, बाकी आप लोगों की इसी टाइम पे क्लास होगी। और मिस कल तो नहीं होगी ना? चले मंडे से होगी, अब आपके पास मंडे को। अच्छा, ठीक है, मिस केमिस्ट्री की सैटरडे को होगी ना? केमिस्ट्री का नहीं मुझे पता, आप लोग मंडे से, अब मंडे से थर्सडे तक ही कर लिया करें। मिस टाइमिंग क्या है फिर? यही टाइमिंग होगी? टाइमिंग अगर चेंज करनी हुई तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अब वर्क डन पार्ट 1 हमने निकाल लिया है, इसी तरह पार्ट 2 में आप लोगों ने खुद निकालनी है, बाकी मैं आपको कॉल करवा दूंगी। ठीक है।